सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, जिसमें हमने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों डिस्कस किए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो आज हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपना पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस नियम पर आधारित होता है। तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता क्या है। तो देखो, विद्युत धारा से अपने को कौन सी एनर्जी मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। और ये बेसिकली क्या करता है, इस प्रभाव में क्या होता है, आपकी विद्युत ऊर्जा किस में बदलती है, तापीय ऊर्जा में। तापीय ऊर्जा, या अपन कह सकते हैं इसी का दूसरा नाम है उष्मीय ऊर्जा। तो बेसिकली विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में होता क्या है, बेसिकली आपकी जो विद्युत ऊर्जा वो किसमें बदलती है, उष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में। अब बात आती है कि ऐसा होता कैसे है। तो अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास घर में अब रोजमर्रा के जीवन में कपड़ों पे जब प्रेस करते हैं, है ना, तो देखो प्रेस को अपन क्या करेंगे, प्लग से लगाएंगे। अब देखो प्लग से यहाँ से क्या आएगी, आपकी करंट आएगी, है ना। यहाँ से प्लग से अपने को मिल कौन सी रही है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। अब देखो वो क्या होगी, विद्युत ऊर्जा आगे प्रेस में। आप थोड़ी देर बाद अपन प्लग में लगाए रखेंगे तो प्रेस क्या होगी, आपकी गर्म होगी, गर्म होगी। गर्म होगी फिर क्या होगी, उससे उष्मा निकलेगी, गर्म होगी उससे क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगी। और तापांतर के कारण अपन जानते हैं उष्मा का आपका संचरण को क्या कहा जाता है, अपन जानते हैं उष्मीय ऊर्जा। क्या बोला जाता है, उष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो बेसिकली अपने को यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि विद्युत धारा की तापीय प्रवाह में क्या होता है, आपकी विद्युत ऊर्जा किसमें जाती है, तापीय ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा में। और ये कौन सी सिद्धांत पे काम करती है, तो ये होती है जूल के तापन नियम पर, है ना। ये जूल के किस नियम पे काम करती है, जूल के तापन नियम पे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट। जूल के तापन नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा का सूत्र क्या है। तो देखो तापीय ऊर्जा है, उष्मीय ऊर्जा। तो देखो इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। सिंपली देखो, सबसे पहले मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई एक आर रेजिस्टेंस या आर प्रतिरोध का कोई तार है ना, और लेट से इसमें करंट आई बह रही। तो देखो, अगर इसमें करंट आई बहेगी तो मैं बोलूंगा इस पे विभवांतर कितना आएगा। तो विभवांतर में ओम के नियम से क्या लिख सकता हूँ, आई आर। ये मेरे को इतना समझ आ रहा है क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है, पी बराबर आई आर, सिंपल। अब देखो याद कैसे रखना है, तो उष्मा देखो कि, और मान लो कि इस वायर में ये आर प्रतिरोध के तार में धारा है, वो टी समय के लिए फ्लो हो रही है। तो देखो इसमें जो आपकी उसमें ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, एच इज इक्वल टू, वो होगी करंट का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध इंटू टाइम, सिंपल। एच इज इक्वल टू होता आई स्क्वायर आर टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है। आई स्क्वायर आर टी कैसे, किसी भी आर प्रतिरोध के तार में अगर आई धारा टी समय के लिए बहे तो उसमें ऊर्जा कितनी आएगी, उसमें ऊर्जा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो दूसरा यहाँ से क्या हो सकता है, सिंस अपन जानते हैं, देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों फॉर्मूले से। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फॉर्मूले से बेसिकली आई को अगर रिप्लेस ना करना चाहूँ वी के टर्म में, तो आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से वी इज अपॉन आर। अब देखो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर अगर इस फॉर्मूले में रखूंगा तो एक नया फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, एच इज इक्वल टू आई की जगह रखूंगा वी अपॉन आर, तो वी स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एक आर पहले से और एक टी। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना नया फॉर्मूला क्या आएगा, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये अपना एक दूसरा फॉर्मूला बन गया, दो फॉर्मूले। तो पहला क्या था, आई स्क्वायर आर टी, दूसरा हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। देखो इसी में तीसरा फॉर्मूला कैसे बन सकता है, देखो यहीं से, यहाँ से पहले मैंने क्या रखा, v इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब यहीं से मैं क्या रख सकता हूँ, ऐसा भी रख सकता हूँ, आर को अगर मैं रिप्लेस कर दूं v की टर्म में, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वी अपॉन आई। अब अगेन वी अपॉन आई अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूँ, इस वाले फॉर्मूले में, तो देखो एच नया क्या आएगा मेरा, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर पहले से पड़ा है और मैंने आर की जगह क्या रख दिया, वी अपॉन आई। तो वी अपॉन आई इंटू टी पहले से है। देखो एक आई से एक आई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो देखो क्या बनेगा आपका, एच इज इक्वल टू बन जाएगा वी आई इंटू, तीन फॉर्मूले पढ़ लिए अपन यहाँ से। पहला कौन सा था आपका, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दूसरा पढ़ लिया एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तीसरा पढ़ लिया वी आई इंटू टी। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो कौन सा सूत्र होगा, तो पहला एच बराबर वी आई टी, हाँ ये पढ़ा है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये भी सही है। इसके बाद एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर
वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर, तो ये भी सही है उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में अपन ने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो, अब देखो, जूल के तापन नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा किसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है? किसके वर्ग के समानुपाती होती है? अभी अपने पढ़ा एच इज इक्वल टू पढ़ा था आई स्क्वायर आर टी, तो स्क्वायर की किसके समानुपाती होती है? आई के, है ना? किसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अपन जानते थे कोई तो विभवांतर की भी होती है। हाँ, तो किसके समानुपाती होगी? ये धारा की, विद्युत धारा के समानुपाती होगी। ध्यान रखेंगे किसके समानुपाती होगी? विद्युत धारा के समानुपाती। अभी अपने पढ़ा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो किसके समानुपाती होगी? करंट के डायरेक्टली समानुपाती होगी। अच्छा, यहां से एक चीज और याद रखनी है, उत्पन्न उत्पन्न क्या है आपकी? उष्मीय ऊर्जा या उष्मा। तो याद रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। उष्मीय ऊर्जा का मात्रक भी वही होता है जो ऊर्जा का होता है। ध्यान रखना, दुनिया की कोई भी ऊर्जा हो, सबका मात्रक हमेशा क्या होता है? जूल ही होता है। चाहे वो उष्मीय ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, प्रकाशीय ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, सबका मात्रक क्या होगा? हमेशा जूल। तो मात्रक हमेशा याद रखेंगे जूल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है, देखो, विद्युत स्त्री किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपकी जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है वो किस पे काम करती है? तो अभी अपने पढ़ाई किस पे करेगी? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे। क्यों? क्योंकि विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा को बदलती है ये उष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा को दुगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितने गुना हो जाएगी? आप देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये मान लो कोई प्रतिरोध है आर, कोई भी आर प्रतिरोध, इसमें धारा आई बह रही है, तो अपन जानते हैं इसमें ऊष्मा कितनी, इस पे ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी? आई स्क्वायर आर टी। अब देखो, अपने प्रतिरोध तार को नहीं बदला है, अपन ने सिर्फ इसमें बहने वाली धारा को कितना कर दिया है? दो गुना कर दिया है। अगर धारा दो गुना हो जाएगी, धारा अगर दो गुना हो जाएगी, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले आई थी, अब टू आई हो गई, और इंटू आर टी, और इसका स्क्वायर, तो ये कितनी हो जाएगी? एच इज इक्वल टू फोर आई स्क्वायर आर टी। तो देखो, पहले की तुलना में कितने गुना हो जाएगी? करंट आपकी उष्मा कितने गुना हो जाएगी? फोर टाइम्स। उष्मा जाएगी आपकी फोर टाइम्स। ध्यान रखेंगे, इसका मतलब चार गुना। तो उष्मा कितनी उत्पन्न होगी? चार गुना। सिंपल, फोर टाइम्स हो जाएगी ना, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल, अगर फॉर्मूला याद है तो आप सारे निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत बल्बों का तंतु किस धातु का बना होता है? तो ये सिंपल अपन जानते हैं, जीके का क्वेश्चन, टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है? टंगस्टन का। और इसकी खास बात क्या, इसकी खास बात क्या होती है? टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध भी आपका क्या होता है? उच्च, या प्रतिरोधकता बोल सकते हैं। और इसका गलनांक भी क्या रखा जाता है? गलनांक भी क्या होता है? उच्च। ये दोनों उच्च क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि देखो, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो एनर्जी की खपत ज्यादा होगी, इसलिए रखा जाता है। और गलनांक इसलिए रखा जाता है क्योंकि अपन जानते हैं जब इस पे एनर्जी की खपत होगी तो ये गर्म होगा, और गर्म होके अपन जानते हैं अगर गलनांक कम होगा तो गर्म होके वो पिघल जाएगा। तो पिघले नहीं, इसके लिए अपन क्या रखते हैं? गलनांक उच्च रखते हैं। इसलिए अपन किसका यूज करते हैं? टंगस्टन का यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, यही अपन ने जो अभी बात की, विद्युत बल्ब के तंतु तंतु के निर्माण में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था इसका प्रतिरोध भी उच्च रखा जाता है और इसका गलनांक भी क्या रखा जाता है? उच्च रखा जाता है। इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ये खास बात याद रखनी है, इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्यों? क्योंकि अगर गलनांक कम होगा तो गर्म होके पिघल जाएगा, है ना। ये सस्ता, ये तो नहीं हो सकता, इसका गलनांक कम ये भी नहीं होगा। इसकी प्रतिरोधकता बहुत नहीं, प्रतिरोधकता भी उच्च होती है। तीन वैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तापन युक्तियों के तापन अवयव शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि ये एलोय मेटल से क्यों बनाए जाते हैं? तो ये इसका कारण क्या होता है? एलोय मेटल में भी ध्यान रखना, इसका अगेन वही होगा आपका, का प्रतिरोध तो क्या होता है? प्रतिरोध उच्च होता है, और गलनांक भी आपका क्या होता है? उच्च होता है। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है और उच्च ताप पर इनका अपचयन नहीं होता है, या अपचयन नहीं होता, ऑक्सीडेशन मतलब इनका वो पिघले नहीं, मतलब इनका गलनांक क्या होता है? उच्च रखा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये भी, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक है और उच्च ताप पर इनका उपचयन या ये पिघले नहीं, गलनांक उच्च रखा जाता है ना, गलनांक उच्च रखा जाता है। दो चीजें खास बात। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये देखो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना।
पीछे अपने पढ़ा था वो विद्युत फ्यूज का मुख्य कार्य। तो विद्युत फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है, अपने भी घर के जो सर्किट होता है उसको जलने से बचाने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या होता है, परिपथ को अतिभारण, ओवरलोडिंग या लघु पतन, है ना। ये थोड़ा हिंदी का वर्ड अजीब है, पर आपने शॉर्ट सर्किट सुना होगा, से बचाने। आपने रोजमर्रा के जीवन में सुना होगा, कई बार अखबार में वगैरह न्यूज में अपन देखते हैं कि फला बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, है ना। तो उसका कारण ये होता है ना। तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं हो, या फिर शॉर्ट सर्किट से आपका विद्युत परिपथ बच जाए, या घर का जो भी सर्किट है वो बच जाए, इसलिए अपन क्या लगाते हैं बीच में विद्युत का ये फ्यूज लगाते हैं, है ना। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में करंट एकदम से अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा बढ़ती है तो आपका क्या हो जाता है, सर्किट का जो वायर है वो गर्म होके पिघल जाता है या जल जाता है। गर्म होके जल जाता है, जलने से क्या होगा, फिर आग लग जाती है। तो परिपथ का अतिभारण या लघु पतन से बचाना किसका काम होता है, विद्युत फ्यूज का होता है। अब देखो फ्यूज में विद्युत फ्यूज की प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं कि विद्युत फ्यूज का मेटल कैसा होना चाहिए। तो विद्युत फ्यूज का देखो गलनांक तो क्या रखा जाता है, निम्न रखा जाता है। निम्न क्यों रखा जाता है, अगर उच्च रखेंगे तो पिघलेगा नहीं, नहीं पिघलेगा तो फिर अपना सर्किट को बताएगा कैसे, क्योंकि ये कोई वायर ही तो होता है, ऐसे ऐसे कोई वायर होता है फ्यूज वायर। उसके अंदर अगर देखो एकदम से करंट बहेगी तो ये क्या होगा, गर्म होके क्या हो जाता है, पिघल जाता है। मतलब बीच में से इसका जो सर्किट का जो विच्छेद हो जाता है, विच्छेद होने से बस यहाँ जैसे विच्छेद होगा करंट क्या हो जाएगी, आगे बहेगी नहीं, मतलब जीरो हो जाएगी, आगे करंट जाएगी नहीं। तो इसका गलनांक निम्न रखा जाता है, उच्च नहीं रखा जाएगा। अच्छा, इसका उल्टा पीछे अपने पढ़ा था क्या, आपके प्रेस वगैरह उनके उनके गलनांक, या फिर आपका जो टंगस्टन का वायर जो यूज करते हैं अपन बल्ब में फिलामेंट, उसको उच्च रखा जाता है। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कि वो पिघले नहीं, है ना। अगर वो पिघल जाएगा तो फिर आपका बल्ब काम ही नहीं करेगा। तो फ्यूज का काम था सर्किट को बचाना, इसलिए गलनांक कम रखा जाता है। और इसका प्रतिरोध भी कम रखा जाता है, दोनों ही चीजें याद रखना। वहां गलनांक और प्रतिरोध दोनों ज्यादा रखे जाते थे, है ना। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे गलनांक और प्रतिरोध दोनों ज्यादा रखे जाते थे, यहाँ पे गलनांक भी निम्न और प्रतिरोध भी कम होता है या निम्न होता है। आप पूछोगे सर निम्न क्यों इसका, तो निम्न इसलिए रखा जाएगा क्योंकि अपन जानते हैं प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, ऊर्जा की हानि या ऊर्जा की खपत उतनी ही ज्यादा होती है ना। अब प्रतिरोध अगर अपन कम रखेंगे, क्योंकि जो फ्यूज में ऊर्जा की हानि होगी वो अपनी काम नहीं आएगी, है ना। जैसे प्रेस में जो ऊर्जा की हानि हो रही है, या बल्ब के फिलामेंट में जो ऊर्जा की हानि हो रही है या खपत हो रही है, वो अपने काम आ रही है। जैसे बल्ब में जो खपत हो रही है वो उससे अपने को प्रकाशीय ऊर्जा मिल रही है ना। ऐसे ही आपकी प्रेस है, उसमें जो ऊर्जा की हानि हो रही है या खपत हो रही है वो किसमें काम आ रही है, आपके है ना, विद्युत ऊर्जा या तापीय ऊर्जा, सॉरी, उसमें आ रही है आपके, उसमें ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में काम आ रही है। वो तो अपनी वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। पर चूंकि अपन जानते हैं फ्यूज वायर तो अपने वैसे कोई एनर्जी काम आनी है नहीं है। फ्यूज वायर तो अपने लिए किस लिए काम आता है, सिर्फ सर्किट को बचाने के लिए। जब शॉर्ट सर्किट हो तो सर्किट अपना बच जाए, इसलिए इसको लगाया जाता है। तो वैसे इसकी एनर्जी को इसमें जो खपत होगी वो काम नहीं आएगी, तो काम नहीं आएगी तो वो तो वेस्ट जाएगी। तो इससे बचने के लिए अपन प्रतिरोध को क्या रखते हैं, कम रखा जाता है। प्रतिरोध को क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। तो खास बात याद रखेंगे, गलनांक भी निम्न और प्रतिरोध भी निम्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है अपना, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ये रहा विद्युत फ्यूज। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। विद्युत फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है, किस संयोजन में संयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखना, इसको हमेशा किस में लगाएंगे, श्रेणी में लगाएंगे। श्रेणी में लगाएंगे तभी तो, श्रेणी में मैंने आपको बताया था, कोई एक चीज खराब हो जाती है तो पूरा सर्किट आगे काम नहीं करता। तो अपन तो यही चाह रहे हैं कि फ्यूज जैसे ही खराब हो, फ्यूज खराब होने का मतलब सर्किट को बंद कर देना, क्लोज या ओपन कर देना, है ना। तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं ताकि ये जैसे ही खराब होगा, इसका खराब होने का मतलब अपना आगे का पूरा सर्किट बच जाएगा, है ना। शॉर्ट सर्किट होने से या आग लगने से या जो भी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको श्रेणी में लगाते हैं, समांतर में लगाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो आ गया, अपनी प्रॉपर्टी आ गई, फ्यूज तार में क्या गुण होने चाहिए, है ना। सारी चीजें अपने एमसीक्यूज में, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा जो यहाँ से बन सकता है, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो देखो फ्यूज तार का अभी भी मैंने बताया, क्या रखेंगे, गलनांक निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध भी निम्न होना चाहिए। गलनांक कम किस लिए रखा जाता है, लॉजिक भी पता होना चाहिए। गलनांक इसलिए ताकि गर्म होके पिघल जाए, गर्म होके पिघल जाए। और निम्न प्रतिरोध इसलिए ताकि ऊर्जा की खपत कम हो, ऊर्जा की खपत कम हो, क्योंकि वो काम की नहीं है, काम नहीं आती है, इसलिए कम रखते हैं अपन दोनों चीजें। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक विद्युत परिपथ में स्रोत द्वारा निवेशित इनपुट संपूर्ण ऊर्जा किस रूप में क्षयित हो जाती है। तो अपन जानते हैं प्रतिरोध में कौन सी ऊर्जा क्षयित होती है, उष्मीय ऊर्जा।
सिंपल क्वेश्चन है ये। प्रतिरोध में कौन सी ऊर्जा होती है? उष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो कौन सा हो जाएगा? उष्मा। तो बेसिकली आपकी जो विद्युत ऊर्जा है, संपूर्ण विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में आ जाएगी? उष्मीय ऊर्जा में, अगर प्योर रूप से प्रतिरोधक है, मतलब पूरा प्रतिरोध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकता है। न्यूमेरिकल देखो, वही फॉर्मूला बेस। एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से 5 एम्पीयर की धारा लेता है, 10 सेकंड में कितनी ऊष्मा निकलती है? सिंपल रोजमर्रा के जीवन में जो अपन हीटर यूज करते हैं वही से क्वेश्चन आएगा। अपने पावर सप्लाई भी घरों में कितनी आती है? 220 वोल्ट। बस फर्क इतना है कि वो अपने घरों में कितनी आती है? एसी आती है। कौन सी आती है? एसी मतलब अल्टरनेट करंट या प्रत्यावर्ती धारा आती है। तो 220 वोल्ट कितनी ऊष्मा दे सकते? तो एच इज इक्वल टू जानते हैं अपन, आई स्क्वायर आर टी। सिंपल। क्या दे रखा है? आई कितना दे रखा है? 5 एम्पियर। रख दो फॉर्मूले में 5, है ना, मात्रक से पकड़ना अपने को, 5 का स्क्वायर। आर कितना दे रखा है? 10 सेकंड में। आर की वैल्यू नहीं दे रखी अपने को ना, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन? जिसमें वी आए। देखो, एक तो अपने को वी दे रखा है, मतलब विभवांतर। वोल्ट से पकड़ना मतलब विभवांतर। इसलिए अपन ने 3 टाइप के फॉर्मूले पढ़े थे विभवांतर। एक अपने पास करंट दे रखा है आई, और एक टाइम दे रखा है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन। अच्छा, इसमें ये भी नहीं काम आएगा, आर तो नहीं दिया अपने को, तो ऐसा फॉर्मूला ही नहीं यूज करना जिसमें आर आई। अपने को सिर्फ वी और आई ऐसा फॉर्मूला यूज करना है, तो वो भी जानते हैं अपन। देखो वो कौन सा होता है? एच इज इक्वल टू वी आई टी। 3 पढ़े थे ना, ये 3 नंबर का फॉर्मूला ये पढ़ा था अपन, वी आई टी। तो ये वाला काम आ जाएगा। देखो एच इक्वल टू, तीनों फॉर्मूले मत कहूंगा, आप सिर्फ एक ही याद रखो, बाकी आपको निकालने आनी चाहिए। तीनों फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक याद रखो, बाकी आप निकाल लोगे। किससे? ओम्स लॉ से। तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है? 220। ठीक है सर, 220। आई कितना दे रखा है? 5। ठीक है सर। टाइम कितना दे रखा है? 10। खास बात, टाइम को हमेशा किस में लेना है? सेकंड में। ये खास बात होती है। यहाँ से जनरली न्यूमेरिकल का सोल्व करने का तरीका है, जनरली फॉर्मूले भी सबको याद होते हैं, सोल्व भी कर लेते हैं, पर कई बार यहाँ पे टाइम किस में दे देते हैं? मिनट में। तो अगर मिनट में दे दिया तो किस में बदलोगे? पहले इसको सेकंड में बदलोगे। ये खास बात याद रखनी है। पर यहाँ तो सेकंड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एच इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा बाई पंजे 110। तो 100 यहाँ से 100 यहाँ से आ जाएगा, तो कितनी आ जाएगी? 11,000 जूल। 11,000 जूल। अगेन मैंने आपको बताया था इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। तो यहाँ पे J4 जूल ही है, तो 11,000। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, जूल के तापन नियम में यदि प्रतिरोध R और समय T नियत हो तो उसमें उष्मा H का धारा से क्या संबंध होता है? तो अपन जानते हैं उष्मा धारा की क्या होती है? स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो अपन जानते ही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, जिसे हम सामान्यतः यूनिट भी कहते हैं, यूनिट भी कहते, इसका व्यापारिक मात्रक क्या होता है? देखो, एक तो यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर बन रहा है आपके। पहली बात क्या दे रखा है? देखो यूनिट, यूनिट जनरली, और विद्युत ऊर्जा। तो पहली बात तो जो आप यूनिट यूज करते हो घर पे, जो आपका बिजली का बिल आता है जिसमें लिखा होता है इतने यूनिट बिल आया अपना ना, यूनिट। इस यूनिट को क्या लिखा जाता है आपके? इस यूनिट को क्या लिखा जाता है आपका? के डब्ल्यू एच लिखा जाता है। के डब्ल्यू एच। के डब्ल्यू एच का पढ़ने का तरीका क्या होता है? किलो वोट हावर। देखो, तो आपसे कई बार पूछ लेती है कि यूनिट या के डब्ल्यू एच किसका यूनिट होता है, मतलब किसका मात्रक होता है? तो आप बोलोगे ये विद्युत ऊर्जा का, या ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, पहली बात तो। दूसरी, इसको किस रिप्रेजेंट करते हैं? के डब्ल्यू एच से। तो यहाँ से यही पूछ रहा है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, जिसे सामान्य यूनिट कहा जाता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? व्यापारिक मात्रक क्या है? ये के डब्ल्यू एच, किलो वोट आवर। किलो वोट आवर ना, इसको शॉर्ट में के डब्ल्यू एच लिखते हैं। के डब्ल्यू एच, सिंपल याद रखेंगे। तो के डब्ल्यू एच या यूनिट किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का होता है, याद रखना है। अब देखो, आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक के डब्ल्यू एच यूनिट या एक यूनिट कितनी ऊर्जा जूल के बराबर होती है? आपके जो बिजली का जो बिल होता है उसमें देखना ध्यान से, यूनिट का मतलब यूनिट के ब्रैकेट में के डब्ल्यू एच लिखा होता है, एक यूनिट का मतलब, और इसे मात्रक किसका होता है? ये ऊर्जा का होता है। तो बोल रहे कितनी जूल ऊर्जा के बराबर होता है? तो इसको सिंपल निकालने का तरीका देखो, एक के डब्ल्यू एच, इसको पढ़ा क्या जाता है? किलो वोट घंटा, ये इसको पढ़ा जाता है। तो देखो, एक केडब्ल्यूएच में कितनी ऊर्जा आएगी, कितनी जूल के बराबर? देखो, 1 किलो, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 इंटू 1000, किलो वोट मतलब 1000 वोट, 1000 वोट इंटू आपको दे रखा एच मतलब घंटा मतलब आवर। 1 घंटे में, अब देखो मैंने आपको बताया था फिजिक्स में टाइम को हमेशा किस में लेते हैं? सेकंड में। तो घंटे को सेकंड में बदलेंगे। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड।
ठीक है, 1 घंटे में कितने होते हैं 3600 सेकंड। तो ये बदल के किस में आ जाएगा 1 इंटू ये, इसको मल्टीप्लाई करते तो ये जाएगा 36, और आगे कितने शून्य आएंगे 5 शून्य आएंगे आप, कितने शून्य आ जाएंगे 5 शून्य आ जाएंगे, तो ये हो जाएगी आपकी जूल। इसको मैं फिर मैं क्या लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 टू पावर, देखो 5 शून्य यहाँ से आएंगे, एक पॉइंट हटाएंगे तो एक और आ जाएगा 6 जूल। तो जनरली याद रखना एक kWh कितने जूल के बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया एग्जामों में, अलग अलग एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसको भी अगेन मैं कहूंगा डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ kWh का मीनिंग पता होना चाहिए। यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पूछते हैं kWh किसका यूनिट है, तो याद रखना है विद्युत ऊर्जा का। दूसरा पूछते हैं अगर ऊर्जा का है तो एक kWh कितनी जूल एनर्जी के बराबर होगी, तो वो अपन ने निकाल लिया 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में विद्युत धारा की तापीय प्रभाव से संबंधित अपने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आज की सेशन में इतना ही, बाकी नेक्स्ट अगले सेशन में अपन पढ़ेंगे आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।